हाँ, तो बच्चों कल हमने बेसिक टर्म्स कवर की सॉल्यूशन की, जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हम सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन और इन जनरल केमिस्ट्री पढ़ने में भी काम आएंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन से। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉल्यूशन नामक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऐसे ही दो लिक्विड कुछ मिक्स कर दिए गए, कुछ लिक्विड सी चीज़ आती है। पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन की, एक मिनट, ब्लैक आ रहा है ना, कलर चेंज करते हैं रुकिए। देखिए बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, दो टाइप कंपोनेंट। कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, क्या दोनों मैटर के फॉर्म्स हैं? क्या दोनों मैटर के फॉर्म्स हैं? हाँ भाई, दोनों मैटर के फॉर्म्स हैं। और मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? तीन स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि ये या तो सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो लिक्विड में, और या तो गैस में। तो जो हमारे दिमाग में मिथक है, भ्रम है कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड मिक्स करने से बनता है, वो आज हम तोड़ेंगे जब हम सॉल्यूशन को 9 तरह से क्लासिफाई करेंगे। कितनी तरह से? 9 तरह से। अच्छा, अब सुनिए, जब हम सॉल्यूशन को 9 तरह से क्लासिफाई करेंगे तो हम बस उसके कंपोनेंट लिखेंगे। क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से, एक टेबल बनाते हैं। यहां पे लिखिए सॉल्यूट, ठीक है? टेबल में मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं, कैसे आप बनाएंगे। यहां पे लिखिए सॉल्यूट, यहां पे लिखिए सॉल्वेंट, ये हो जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे आएंगे उस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा जैसे जैसे मैं बना रहा हूं। देख लीजिए पहले, आइए। सॉल्वेंट भाई साहब, सॉल्वेंट हम क्या क्या ले सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे सॉलिड। हमने लिख लिया सॉलिड, लिख लिया। हम 3 बार लिखेंगे इसको। तीन बार हमने लिख लिया। अब एक बात समझिए, कल मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में एक खास बात बताई थी, या आप ही ने मुझे बताया था कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है ना? हमने ये चर्चा की थी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। तो अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड। तो उसको बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए, नीचे आते हैं। अब हम लिखेंगे लिक्विड, और लिक्विड कितनी बार? 3 बार। लिखिए, लिक्विड 3 बार लिखिए। और क्या अब मेरा सॉल्वेंट लिक्विड हो चुका है? तो मेरे सॉल्वेंट की स्टेट लिक्विड है, यानी कि सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। यानी कि वो हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और इसीलिए मैं चैप्टर का नाम स्टार्टिंग से लिक्विड सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्योंकि हमें मेजरली इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? हमें मेजरली इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है? लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट कोई ना कोई लिक्विड हो, ठीक है? इस चैप्टर का हमारा 99% स्टडी वही होगा। फिर उसके नीचे बनाइएगा, या मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं कायदे से एक टेबल बना देता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, रुकिए, आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए।
ये गया सीधे, ठीक है। देखिएगा कोई अलग कलर रंग बिरंगा लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये है हमारा सॉल्यूट, ये है हमारा सॉल्वेंट। सबको दिखाई दे रहा है? राइटिंग बहुत छोटी तो नहीं हो रही? पक्की बात। एग्जाम्पल भाई साहब, और ये टेबल याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा है ना कि अब जेईई मेंस और नीट वालों के पास क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावनाएं कम हो गई हैं। उनको एक एक बार में 10-10 पेपर बनाने पड़ते हैं, तो वो कहीं से भी उठा के कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो एनसीईआरटी की हर टेबल, हर डायग्राम, हर पन्ने की हर छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट हो गई है। और इस टेबल से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ से? खासकर एग्जाम्पल से। तो हम पहले तो सारे सोल्यूशन पढ़ेंगे 9 तरह के, और उनके फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए, सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या लिखा था? सॉलिड सोल्यूशन। तो आइए उसी से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड सोल्यूशन, जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट होगा सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। फिर कोई नया कलर, हरी पट्टी, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा इसमें भाई? लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। अच्छा चलिए पहले यहां तक टेबल कंप्लीट करते हैं। जब हम यहां पे सॉलिड 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 लिख रहे हैं तो अब हमारा सल्यूट हम वेरी कराएंगे, ठीक है। तो सल्यूट हम एक बार लिखते हैं सॉलिड, एक बार हम लिख देते हैं लिक्विड, एक बार हम लिख देते हैं गैस। टेबल बनाना सीखिए। अगर टेबल बनाना सीख जाएंगे तो टेबल याद करना सीख जाएंगे, क्योंकि याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप किसी चीज को 10 बार लिख के देख लीजिए। सीधी सी बात। हमें बचपन में जब हम होमवर्क नहीं करके आते थे तो हमें टीचर कुछ बोलते थे इस चीज को 10 बार लिख के लाओ। वो क्यों? ताकि सबकॉन्शियसली वो हमें याद हो जाए। वो पनिशमेंट नहीं थी, वो एक तरह का अमृत था जो हमें उस समय पता नहीं चलता। वो सबकॉन्शियसली याद कराने का तरीका है। तो जब हम किसी चीज को एक बार पढ़ेंगे और उसको 10 बार लिख लेंगे, हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो। तो हम जब सॉल्वेंट का कॉलम बनाएंगे उसमें सॉलिड 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 लिख लेंगे, सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूट में आ जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस। अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए। जब हम चीनी और पानी का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चीनी इन पानी, ये बोलते हैं ना। पानी इन चीनी थोड़ा ना बोलते हैं, चीनी इन पानी बोलते हैं। यानी कि हमने चीनी को पानी में मिलाया। तो इसी तरह से इसको रीड करने का तरीका है सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, इन में, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। समझ में आया? पढ़ने का तरीका समझ में आया? सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। उसके बाद फिर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन और गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसके बाद जब हम तीसरा गैस वाला बनाएंगे तो उसमें बताइए यहां क्या लिखेंगे? गैस गैस गैस। फिर यहां क्या लिखेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस। उसको कैसे पढ़ेंगे? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। टेबल बनाना समझ में आ गया? बनाइए, जल्दी से बनाइए और फिर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जल्दी से जल्दी, आज बहुत कुछ खत्म करना है। कंसंट्रेशन टर्म सारी आज निपटाएंगे हम। बेसिक चीज है, 11th की चीज है, इसको आज निपटा के खत्म कर दिया जाए, फिर हम असली चैप्टर में घुसेंगे। टेबल बन गई? अच्छा, अब आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हो।
ठीक है, आप सोच के बताइए, क्योंकि हमारा मेजर चैप्टर का पोर्शन यही है, तो आप सोच के बताइए कि क्या आपने कोई सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन देखा है। एग्जांपल, चीनी पानी, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। शुगर, एक मिनट, गंदी राइटिंग, शुगर प्लस वाटर, चीनी पानी, नमक पानी, कोई भी सॉलिड पानी में डिसॉल्व कर दो, सोल्यूशन बन जाए, तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड बताइए, इथेनॉल प्लस वाटर, शानदार। हमें बस ये पढ़ना है, इसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। आइए, गैस इन लिक्विड, O2 इन वाटर, शानदार। O2 इन वाटर कैसे? हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा हमारी एक्वेटिक लाइफ जिंदा कैसे रहती है पानी में। भाई वो ऐसा तो है नहीं कि पानी सांस के फॉर्म में लेती है ना, वो भी कोई ऑक्सीजन वगैरह ही तो सांस के फॉर्म में लेती है। अब वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है? जब पानी में डिसॉल्व होता है तभी तो आता है, तभी तो वो लोग पानी में जिंदा है। यानी कि ऑक्सीजन हमारा जो है वो वाटर में डिसॉल्व रहता है, और भी बहुत सारी गैसेस रहती हैं। ऑक्सीजन इन वाटर, अच्छा ठीक है। हाँ चलिए, सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल शिशिर भाई साहब ने दिया है, एलॉयज। और कुछ आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है इसका, कॉपर इन गोल्ड, याद कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद करना नेसेसरी है। अच्छा, लिक्विड इन सॉलिड, ये तो हमने देखा नहीं है। एक मिनट, लिक्विड इन सॉलिड, एनी एनहाइड्रस सॉल्ट दैट हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, शानदार एग्जांपल, शानदार। जैसे CuSO4.5H2O, बहुत बढ़िया, ये चीज मेरे भी दिमाग में नहीं थी, गुड, एक्सीलेंट। और सोचिए, लिक्विड इन सॉलिड, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे पढ़ेंगे तभी तो याद होगा। किसने वो देखा है, क्या बोले, अच्छा इकलौता लिक्विड मेटल बताइए, मरकरी। मरकरी जो है वो एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल समझते हैं क्या होता है? एक्टिव मेटल होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको हम एक्टिव मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्टिव मेटल? किसी को रीजन पता? दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एस सबशेल। भाई साहब, हमारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं। आपने सुना होगा कि इनको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है? क्योंकि अगर इनको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में स्टोर करके रखा जाए तो ये जल जाएंगे, बर्न करने लगेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आप मान लीजिए आपने बहुत ही शैतानी की, अपनी केमिस्ट्री लैब में जो केरोसिन में स्टोर किया हुआ सोडियम मेटल है वो आपने उठा के अपनी जेब में रख लिया। हमारे सर हमें एक स्टोरी बताते थे कि हमारे क्लास में एक बहुत शैतान लड़का हुआ करता था। उसने क्या किया, एक दिन शैतानी में बोला कि आज मैं सोडियम अपने घर ले जाऊंगा। तो उसने लैब में केरोसिन में स्टोर करके रखा गया था एक डिब्बे में सोडियम, और सोडियम वगैरह ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, एकदम चाकू से कट जाते हैं, वैसा जैसे पनीर वनीर होता है, आप वैसा समझ सकते हैं बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उसने निकाला है सोडियम, उसको हल्का सा पोंछा है, मतलब वहाँ पे जो कपड़ा रखा था उससे पोंछा है, और तब तक कुछ नहीं हुआ है, उसने जेब में डाल लिया। उसने जेब में डाल लिया और धीरे धीरे आग पकड़ ली। वो इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव। तो जो मरकरी है हमारा लिक्विड, ओनली लिक्विड मेटल मरकरी, वो एक्टिव मेटल्स के साथ अमलगम का फॉर्मेशन करता है।
एक टाइप का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं अमलगम, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे, डीएनएफ ब्लॉक, तो मरकरी की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अमलगम कैसे फॉर्म होता है। तो मरकरी विथ एक्टिव मेटल्स फॉर्म अमलगम, तो यहाँ NaHg अमलगम का एग्जांपल होता है। NaHg अमलगम बहुत ही फेमस एग्जांपल। गैस इन सॉलिड सोचिए, गैस इन सॉलिड कोई भी एग्जांपल सोचो भाई, सोचो सोचो। गैस इन सॉलिड, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खोलेंगे किताब उसी बहाने कम से कम याद तो होगा। क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो H2O2 तो यार या तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो तो एक सोल्यूशन टाइप ही होगा। मतलब सोल्यूशन क्या है, वो तो एक चीज़ है H2O2। अच्छा, किसी ने क्लास 11th में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, घरों में डालडा देखा है? डालडा, डालडा देखा है ना? डालडा सुना होगा कि मतलब जब डालडा में समोसा वगैरह छनता है कितना खस्ता होता है, सुना है कभी? लेकिन वो नुकसान भी बहुत करता है क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं। वो सैचुरेटेड फैट बनते कैसे हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से। शिशिर भाई साहब, आपको मेरा प्रणाम। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एक मिनट, इसमें एक स्लाइड ऐड करते हैं, रुकिए। कहाँ से ऐड होगी? ये क्या हुआ? अच्छा, इसमें स्लाइड ऐड करना है जैसे, रुकिए, पीपीटी में वापस जाएंगे तो हो जाएगी मेरे ख्याल से। ये तो वापस आता है, ये तो वापस जाता है, और ऐड करने के लिए ये तो होम पे चला जाएगा। होम पे गया, अब और फाइल व्यूअर, ओ ये तो फिर वापस आ गया, ये तो फिर वापस आ गया। स्लाइड ऐड करना, ये तो दूसरी आ गई, दूसरी स्लाइड आ गई। इसमें जाके कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड ही नहीं हो गया, जो लिखा था सब हट गया, कोई बात नहीं। लेकिन हटा नहीं होगा, वो होगा जरूर। वो ये तो न्यू पे चला गया, इसको हटाइए। वो भी चला गया। नई नई चीजें सीखने में समय। ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं भूल भी गया क्या बता रहा था। हाँ, गैस प्लस सॉलिड, मैं आपको बता रहा था कि शिशिर भाई साहब ने हमारे बताया कि सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और उन्हें हम बनाते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से। किससे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल में हमारे रहते हैं अनसैचुरेटेड फैट।
अनसैचुरेटेड फैट मतलब एल्कीन्स। भाई जब आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें आपने दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि एल्केन्स और एल्काइंस, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? एल्केन्स को। एल्केन्स को। तो एल्कीन्स को हमें अगर एल्केन में बदलना हो, सैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड। कैसे करेंगे? कैसे? हाइड्रोजन ऐड करके। उसकी कोई रिएक्शन होती होगी? हाइड्रोजनेशन कैसे होती है उसमें? बस इतना करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CH2 CH2। मैं आपको इतने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप याद रखने में आसानी रहे, याद रखने में रिलेट कर पाए। H2, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट भी आपको बता दिया, ये आपका एल्कीन था CH2 इथीन, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। ये आपका एल्केन है इथेन। इथेन। मैंने H2 ऐड किया इस पे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर H2 ऐड कर दीजिए, पर H2 ऐसे ही ऐड हो जाता है क्या? निकल की प्रेजेंस में। आय हाय हाय, शानदार। ये क्या है? इसकी स्टेट गैस। ये क्या है? सॉलिड, मेटल है ना, मेटल। यानी कि गैस डिसॉल्व्ड इन मेटल, सॉलिड। हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन निकल। ये हो गया किसका एग्जांपल? गैस इन सॉलिड का एग्जांपल। अब आपको पता चला मैं इस एग्जांपल को क्यों कोट कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है। और आपको एग्जांपल्स तभी आसानी से याद हो पाएंगे जब आप रिलेट करना सीखेंगे। जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक एग्जांपल याद नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक हमने कितने एग्जांपल पढ़ लिए? कितनी टोटल सॉल्यूशन पढ़ लिए? 6। सॉलिड इन लिक्विड का क्या पढ़ा? चीनी पानी। सॉलिड इन लिक्विड, चीनी पानी। लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर। अच्छा, और फिर सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय, या फिर कॉपर इन गोल्ड वगैरह। लिक्विड इन सॉलिड, CuSO4, मतलब कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो, शानदार तरीका। और फिर अमेलगम, यानी कि मरकरी किसी भी एक्टिव मेटल के साथ जो भी कंपाउंड बनाता है उसको अमेलगम बोलते हैं। NaHg अमेलगम सबसे कॉमन एग्जांपल। फिर गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन निकल। निकल या फिर कोई भी मेटल ले सकते हैं यार, इनर्ट मेटल। प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम के ऊपर भी कराते हैं। और हमारे जो भी इनर्ट मेटल्स होते हैं, H2, Pt, Ni, कुछ भी। ठीक है, ये 6 एग्जांपल हो गए। आगे चले। अच्छा, आप सुनिए। हाँ, अगले स्लाइड पे कैसे जाएं? ये क्या हो रहा है? मेरे को इसको यूज करना नहीं आ रहा। पीछे चले जाओ भाई, प्लीज प्लीज पीछे चले जाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या करूँ? इस पे अब लिख सकता हूँ। जबरदस्ती का स्क्रीनशॉट ले रहा है भाई ये। रुकिए, ये क्या आया?
अरे धन्यवाद फिर से। हाँ, तो बची हुई टेबल कंप्लीट कर लेते हैं फिर से भाई, हो जा। हाँ, बहुत बढ़िया। काला पीला चलने लगा भाई साहब। सुनिए 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 फिर से भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। अब हमारे सॉल्वेंट में क्या आएगा, कोई बताए? गैस, गैस और गैस। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट में क्या लिखेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इन गैस, सोचिए, सॉलिड इन गैस, कोई एग्जांपल? क्या क्या? कैम्फर इन हाइड्रोजन गैस, शानदार। कैम्फर जानते हैं क्या होता है? कपूर। कैम्फर इन हाइड्रोजन गैस, सॉरी, हाँ नाइट्रोजन गैस, सॉरी। देखिए, याद करने का तरीका, जब सॉल्वेंट गैस हो तो सारे एग्जांपल नाइट्रोजन गैस वाले होंगे। टेबल याद करने का तरीका, जब सॉल्वेंट गैस हो यानी कि गैसियस सॉल्यूशन हो तो सारे एग्जांपल कौन से होंगे? नाइट्रोजन गैस वाले होंगे। ये 2 क्यों नहीं बन रहा भाई मेरा? 2। हाँ, लिक्विड इन गैस। किसने किसने पुरानी मूवीज में ये देखा है कि मान लीजिए मुझे किसी को किडनैप करना है तो मैं रुमाल पे एक लिक्विड ऐसे डालूंगा, हाँ, और फिर ले जाके पीछे से ऐसे, क्या होता था वो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। ये है लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। वाटर वेपर, उसमें लिक्विड कहाँ है? वाटर वेपर इज गैसेस इन फॉर्म, वो तो खुद गैस है फॉर्म में, उसमें लिक्विड कहाँ है? तो ड्यू भी तो लिक्विड है फॉर्म में, ड्यू खुद अपने आप में लिक्विड है। जैसे वाटर वेपर पूरी तरह से गैस है, ड्यू तो लिक्विड है। ड्यू एयर में कहा तुम, जब ड्यू नीचे आ जाएगा तभी तो ड्यू का एग्जिस्टेंस है, वरना तब तक तो इट इज वाटर वेपर। जब तक एटमॉस्फेयर में तब तक तो वो वाटर वेपर है, जब वो नीचे आ गया तब वो ड्यू है। प्रेसिपिटेशन, वाटर साइकिल। आप सोच अच्छा रहा, गुड। गैस इन गैस, एयर, सबसे आसान एग्जांपल एयर। एटमॉस्फेयर कुछ भी बोल सकते हैं, एयर। ठीक है, टेबल बनाने आ गई। टेबल कैसे बनाएंगे? यही 9 तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं, 3 तरह के सॉलिड सॉल्यूशन, 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन और 3 तरह के गैसियस सॉल्यूशन, यही 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं टोटल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत? टेबल बना लेंगे आप अगर कभी आएगा तो, एग्जांपल्स कोट कर लेंगे, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये पता नहीं है कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो ये फिर मिट जाएगा, तो ठीक है चलो। सबने नोट कर लिया? मेरे को सीखना पड़ेगा कि ये ठीक। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या? ले लो स्क्रीनशॉट, अगली स्लाइड पे चलो। हाँ, अब ऊपर वाली लाइन पढ़िए, हेडिंग पढ़िए इस स्लाइड की। क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? सुनिए, यूटिलिटी शब्द से क्या मतलब आपको समझ में आएगा? यूटिलिटी क्या मतलब है इस शब्द का? यूज, बहुत तगड़ा, गुड। मैंने ग्रीन कर लिया फिर भी वाइट क्यों चल रहा है?
हाँ अब चला। यूटिलिटी, यूटिलिटी शब्द का मतलब होता है यूज, यानी कि हम किसी मिक्सचर को रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका कंपोजिशन क्या है। और कंपोजिशन का अर्थ क्या है, कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वो किन चीजों से मिलके बना है, वो किन चीजों से मिलके बना है। कंपोजिशन शब्द में दो चीजें आती है। कंपोजिशन, सबसे पहली बात आती है कि वो किन चीजों से मिलके बना है, और दूसरी बात है वो जिन भी चीजों से मिलके बना है वो रिलेटिवली किस अमाउंट में है। जैसे आपको मान लो कोई बोल दे चाय बनानी है, ठीक है, तो आप कितने तरह से चाय बना सकते हो। एक मतलब अगर मटेरियल पे देखा जाए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मटेरियल्स, कि हमें दूध चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए, है ना, कहीं फंस गया ये, हमें चीनी चाहिए इन जनरल, हमें और क्या चाहिए, इलायची अगर कोई पीता हो, अदरक, ये सब चाहिए। चलिए, तो इस हिसाब से मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से चाय बन सकती है, ओनली वन। अब कोई बोल दे आपको, जैसे कोई मेहमान आता है ना, वो स्पेसिफिकेशन झाड़ता है, मुझे बेटा कड़क चाय पिलाओ, अदरक वाली चाय पिलाओ, मेरी चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए, मुझे डायबिटीज है। तो फिर आप उस हिसाब से मटेरियल चेंज करते हैं ना, कि अब मेरी चाय में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। या मान लीजिए मुझे कड़क चाय बनानी है तो मुझे चाय पत्ती ज्यादा रखनी पड़ेगी, आप चाय पत्ती का अमाउंट बढ़ा देंगे। मुझे बहुत कड़क नहीं अच्छी लगती तो मैं चाय पत्ती हटवा दूंगा, मतलब कम करवा दूंगा। या मुझे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत गाढ़ी चाय नहीं पसंद है तो मैं दूध कम करा दूंगा, पानी ज्यादा करा दूंगा। मतलब आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं जिनसे आप चाय बना रहे हो, आप उसी में वेरिएशन ला रहे हो, समझ रहे, आप उसी में वेरिएशन ला रहे हो। तो कंपोजिशन जब हम किसी भी सोल्यूशन का देखते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। ये क्या आ गया भाई, हाँ, कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो उसमें दो चीजें आती है। पहली क्या, कि किस चीज से बना है, सॉल्यूशन किस चीज से बना है, और यानी किस चीज से बना है, यानी कि शॉर्ट में बोले तो कंपोनेंट्स। हम कंपोजिशन में सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स, किन किन चीजों से बना है। मान लो इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है तो हम सिंपल बोलेंगे कि इनके कंपोनेंट्स है इथेनॉल और वाटर। पर हमें कंपोजिशन स्पेसिफाई करने में अगला स्टेप है कि इथेनॉल और वाटर कितना कितना है, हम कितना कितना लें, यानी कि रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्या भाई, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, कि वो जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो आपस में कितने अमाउंट में मिक्स किए गए हैं। ये दोनों शब्द आते हैं कंपोजिशन में, और किसी भी मिक्सचर का कंपोजिशन ही उसकी यूटिलिटी को, उसके यूज को, रियल लाइफ में उसके एप्लीकेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे यहां पे एनसीईआरटी में कई एग्जांपल्स कोट किए गए हैं, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे ब्रास एक क्या होता है, एलॉय, किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है इसका मिक्सचर, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अलग होती हैं ब्रॉन्ज से, जो कि कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। भाई ये भी एलॉय है, ब्रॉन्ज, ब्रास भी एक एलॉय है। ब्रास है कॉपर और जिंक का मिक्सचर, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का मिक्सचर। दोनों में कॉपर कॉमन है, पर क्या एक एक एलिमेंट अलग है। उस एलिमेंट अलग होने की वजह से कंपोजिशन चेंज हुआ और उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई। यूटिलिटी क्यों चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मान लो ब्रास बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसकी जो टफनेस है वो बहुत ज्यादा है, ब्रॉन्ज की उतनी नहीं है। ब्रास वायर्स बनाने के काम में आता है,
ब्रॉन्ज जो है वो मेडल वगैरह बनाने काम में आता है, ठीक है। जो ओलंपिक के गोल्ड मेडल वगैरह भी होते हैं वो गोल्ड के थोड़े ना बने होते हैं, सब के सब ब्रॉन्ज के बने होते हैं सारे, और फिर उन पे प्लेटिंग की जाती है अलग अलग। ब्रॉन्ज मेडल है तो ब्रॉन्ज की फिनिशिंग दी जाएगी, सिल्वर मेडल है तो उस पर पहले सिल्वर की प्लेटिंग करेंगे और फिर फिनिशिंग देंगे, गोल्ड मेडल है तो उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे और फिर फिनिशिंग देंगे। ऐसा थोड़ी कि पूरा सोने का बना दिया, तो लुट ही जाएंगे भाई वो लोग भी। मेडल भी भारी भारी रहते हैं वो, अगर वो मान लीजिए 100 ग्राम का मेडल भी रहा और सोने का बना दिया, सोचो 3 लाख, अगर सोने का दाम मान लो मैं 30,000 मान के चलूँ, आज के डेट में कितना चल रहा है मेरे को नहीं पता, 30-40 हज़ार जो भी है, तो 3-4 लाख का तो एक मेडल बन गया। बोलो तो लुट जाएंगे भाई ऐसे सैकड़ों मेडल बना के। तो इसलिए ब्रॉन्ज के वो लोग मेडल बनाते हैं। वायर किस चीज की बनती है? ब्रास की बनती है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर है, इसीलिए तो यूटिलिटी में अंतर आया, यूज में अंतर आया। और सारे अंतर क्रिएट कहां से हो रहे हैं? कंपोजिशन से। जब दोनों का कंपोजिशन ही डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। जर्मन सिल्वर ले लो, एक अलॉय होता है जर्मन सिल्वर, किसका किसका मिक्सचर होता है? कॉपर, जिंक और निकल। इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये फ्लाइट्स वगैरह में यूज किया जाता है, बहुत टफ मटेरियल होता है। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे हम कंपोजिशन अलग करेंगे हमारी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, एप्लीकेशन अलग हो जाएगी। अब देखिए कि फ्लोराइड आयन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, पर एक सर्टेन लिमिट तक वो हमारे यूज का भी होता है। जैसे इसमें दे रखा है 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर मान लीजिए 1 पार्ट पर मिलियन से कम पर चला जाए फ्लोराइड आयन वाटर में, तो हमारे दांत खराब होने लगेंगे। 1 पार्ट पर मिलियन ऑप्टिमम है, मतलब उतना है तो सही है, आपका कुछ नहीं होगा। पर अगर वहीं पे 1.5 ppm या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर आपके दांत फिर से खराब होने लगेंगे। अब सोचिए कितना कितना बारीक अंतर है। जब हम 1 ppm से कम ले रहे हैं तब भी दांत खराब, 1.5 ppm से ज्यादा ले रहे हैं तब भी दांत खराब, पर अगर 1 से 1.5 ले रहे हैं तो सही है सब कुछ। तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये कंपोजिशन हम मेजर कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये है कि हम ये कंपोजिशन नापेंगे कैसे? मेरा जो कंसर्न है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं चाहे इंजीनियर हूं, चाहे साइंटिस्ट हूं, कुछ भी बनूं, मुझे ये पता चल गया कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन उसके एप्लीकेशन को डिफाइन करेगा। सॉल्यूशन का कंपोजिशन उसके एप्लीकेशन को डिफाइन करेगा। तो मुझे उसका कंपोजिशन कैसे पता चले? अब ये मेरा कंसर्न है। तो उस कंपोजिशन में 2 चीजें आती हैं। पहली तो ये कि वो सॉल्यूशन किस किस चीज से बना है। ऐसा पहले तो ये कि वो सॉल्यूशन किस किस चीज से बना है वो पता करना आसान है, वो पता करना आसान है। किसी भी सॉल्यूशन में एलिमेंट की एनालिसिस करना बहुत आसान है। उसके लिए सेट मेथड्स हैं। हम जब मोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो आपने वो क्वेश्चन किए होंगे कि इस एक अननोन कंपाउंड है, उसमें इतने % कार्बन था, इतने % ऑक्सीजन था, इतने % हाइड्रोजन था। वैसे क्वेश्चन किए हैं जब पिछले साल हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि देयर इज एन अननोन कंपाउंड, इट कंटेन्स दिस % ऑफ कार्बन, दिस % ऑफ ऑक्सीजन, दिस % ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अननोन कंपाउंड। या फिर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया या जो भी फॉर्मूला दे दिया और हमें पता करना है कि क्या क्या एलिमेंट है। तो एलिमेंटल एनालिसिस के सेट मेथड है ये पता करने की किसी भी सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, पर वो किस रिलेटिव अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता करना हमारे लिए कंसर्न का विषय है।
तो ये पता करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो किस किस रिलेटिव अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उनको पता करने के लिए जिस टर्म्स का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या है? अगर आपने कभी सुना हो, कुछ पढ़ा हो, कुछ आपके दिमाग में आइडिया हो तो आप साझा कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? रेशियो, बढ़िया। अमाउंट, बहुत सही, गुड। और कुछ? आराम से, फील फ्री, जो भी बोलना बोलिए। पहले तो कंसंट्रेशन है ध्यान, जिसका हमें कोई यूज नहीं है अभी। लिटरेचर वाली भाषा में कंसंट्रेशन क्या है? ध्यान। केमिस्ट्री की भाषा में आपने दो शब्द सुने होंगे, दो शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। ये दो शब्द आपने सुना है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, सुना है शब्द? अच्छा, मान लीजिए किसी किसी टैंक बनाया घर पे। अच्छा, टैंक ये ग्लूकोन डी, तो कुछ भी ठीक है। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, उसमें 1 चम्मच ग्लूकोन डी डाला, पानी डाला, ठीक है। पीने में ठीक लगेगा? ओके, बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 2 चम्मच डालते हैं, पानी डालते हैं, अब थोड़ा टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। फिर 3 चम्मच डालते हैं, 4। अभी हमने 1 ग्लास पानी कांस्टेंट रखा है, पानी हमारा 1 ही ग्लास है, उसमें हम पहले 1 चम्मच से स्टार्ट करना है। 1 चम्मच पीने में ओके लगा, ठीक है, बढ़िया, गुड। 2 चम्मच, बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रांग हो गया। 3 चम्मच, थोड़ा और हो गया। 4, ज्यादा हो गया थोड़ा। अच्छा, ठीक है, हमने 1 चम्मच डाला था। अब हम क्या करते हैं कि उस 1 चम्मच को और बड़े ग्लास में डालते हैं। हमने बड़ा ग्लास लिया है, पानी ज़्यादा लिया है, और उसमें हम 1 ही चम्मच ग्लूकोन डी डाल रहे हैं। फीका फीका लगेगा एकदम। क्यों? वाई? Amount of solute is very less as compared to the amount of solvent. When the amount of solute is very less as compared to the solvent, it is called a dilute solution. When amount of solute is very less as compared to amount of solvent, it is called a dilute solution. तो फिर अगर डाइल्यूट ये है तो कंसंट्रेटेड क्या होगा? वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली हायर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो ये तो हो गया डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। तो क्या हमारी समस्या सॉल्व हो गई इन 2 शब्दों से? क्या हम बता पा रहे हैं कि मान लीजिए मैं फ्लोराइड आयन वाला एग्जांपल लूं, क्या डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म से उस फ्लोराइड आयन वाले एग्जांपल का मतलब समझ में आ जाएगा कि हम जब डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन लें तो हमारे दांतों को कुछ नहीं होगा? हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये तो हमें बस बता रहा है कि हाँ ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, बस ये। पर अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि यार
मान लो इथेनॉल हमने मिलाया वाटर में, तो हमने 2 ml इथेनॉल मिलाया 50 ml वाटर में, ऐसा हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे एक शब्द जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म, एक मिनट, ये फिर से वापस पीछे आ गए क्या? चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला तो हमारा हो गया, हम अगली स्लाइड पे बढ़ गए। कंसंट्रेशन टर्म, वो टर्म्स जो हम यूज करते हैं इन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में हम ये जानते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो रिलेटिवली किस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में हम ये जानते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो किस रिलेटिव अमाउंट में प्रेजेंट हैं। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं? जो भी टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। all those terms which helps us to define the concentration of a solution, उनको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। जो भी टर्म्स किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के काम में आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमें अपने सिलेबस में 7 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। कितने तरह की? 7 तरह की। वायर मेरे पैर में फंस गया, निकल भी गया। कितने तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है हमें? 7 तरह की, 7। और ये 7 हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। समझ में आ गया कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? ठीक है। जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन को जानना है, तभी हम उसको कहीं एप्लीकेशन में ला पाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इसीलिए हमने एक शब्द यूज किया है, रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब यह है कि जब हम पिछले सॉल्यूशन से कंसीडर कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। मान लीजिए हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, एक हमने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ ऐसा था कि हमने मान लो 100 ml पानी लिया था, 100 ml वाटर, और उसमें हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 ग्राम ग्लूकोज डाला, ग्लूकोन डी। 2 ग्राम हमने ग्लूकोन डी डाला इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है। ये हमारा बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने इसको बोल दिया डाइल्यूट। अब कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या सॉल्वेंट के अमाउंट को कांस्टेंट रखें? सॉल्वेंट के अमाउंट को पहले कांस्टेंट रखते हैं। अब फिर हमें करना यह है कि सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाना है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सॉल्यूशन, नॉट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये नहीं करना है कि हम 100 ग्राम ग्लूकोज ले लें, नहीं, वो तो डिसॉल्व भी नहीं होगा उतना। हमें इसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना है रिलेटिवली। यानी कि अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज ले लें कंसंट्रेटेड, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी अमाउंट ऑफ लिक्विड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उसका मतलब है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था वो रिलेटिवली इस अमाउंट से ज्यादा था। समझ गए? पक्की बात? अच्छा, अब आते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म्स पे। और कोई डाउट किसी को? हम जल्दी से फिर कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। ठीक है।
ध्यान से देखिए, ध्यान से। अगला सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज, W/W, मास परसेंटेज यानी कि W/W। मास परसेंटेज यानी कि W/W। अब इसका मतलब समझिएगा भाई साहब, मतलब यह है कि जब मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, एक मिनट, ये कहां से आया यार, इसको यूज करना सीखना पड़ेगा। हाँ, ये मास बाय वॉल्यूम आ गया, उल्टा चलने लगा क्या? इस साइड करूं? नहीं, आगे ही चल रहा है, रुको। क्या करूं, क्या करूं? अच्छा, स्वाइप करूं। ओह नाइस, गुड। वही तो यार, ये सब तुम ही लोग सिखा सकते हो, ये सब बस की बात नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है। हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर x ग्राम सल्यूट हो, सल्यूट, शब्दों पे गौर, मैंने 100 ग्राम क्या लिया? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लिया, सॉल्यूशन लिया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम अगर मैं सल्यूट ले लूं तो उसको बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे x% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। एक बात समझिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उनकी डेफिनेशन पे जाके सॉल्व करेंगे हमको एक लाइन की उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उस एक लाइन की डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर हमें सातों कंसंट्रेशन टर्म की वन लाइन डेफिनेशन पता होनी चाहिए। समझिएगा, मास परसेंटेज में मैं क्या कर रहा हूं कि x% वेट बाय वेट अगर मेरा सोल्यूशन है, अगर उसको हम बोल रहे हैं x% वेट बाय वेट, तो उसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सल्यूट है। समझ में आया? एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो सोल्यूशन है वो है 5% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन इन वाटर, या मैं उसको और छोटा करने के लिए बोल दूं तो 5% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो क्या वो सॉल्वेंट वाटर है उसका? ये समझ में आ जाएगा सबको। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन इन वाटर। इसका अगर ये स्टेटमेंट कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब आपको निकालना है कि मैंने 100 ग्राम वाटर और NaCl का सोल्यूशन लिया, 100 ग्राम वाटर और NaCl का सोल्यूशन लिया, उसमें से 5 ग्राम NaCl निकला। मैंने 100 ग्राम वाटर और NaCl का सोल्यूशन लिया, उसमें से 5 ग्राम NaCl निकला, 5% वेट बाय वेट। समझ में आया है? समझ में आया है? पक्की बात? अच्छा, हाँ मानेंगे। हाँ बिल्कुल। इसका मैं आपको यूटिलिटी बताऊंगा। यूटिलिटी समझिए, इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए आपको किसी सोल्यूशन का परसेंट वेट बाय वेट निकालना है, ठीक है? आपको किसी सोल्यूशन का क्या निकालना है? परसेंट वेट बाय वेट। कैसे लिखेंगे? परसेंट वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। अब मैं मान क्या रहा हूं कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए 100 में ले लूं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और जितना मेरा मास ऑफ सॉल्यूट होगा वही परसेंट वेट बाय वेट हो जाएगा।
समझे? मैं 100 क्यों मान रहा हूं? क्योंकि ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर जितना मास ऑफ सॉल्यूट होगा वही परसेंट वेट बाय वेट हो जाएगा। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं कि 5% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन है, तो वही मास ऑफ सॉल्यूट हो जा रहा है। अगर मैं मान लूं कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, समझ में आया? जो मेरा परसेंट वेट बाय वेट है वही मास ऑफ सॉल्यूट हो जा रहा है, अगर मैं मान लूं कि मेरा सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, क्योंकि ये 100 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है? अब चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखें, चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखें, और चाहे आप ये कॉन्सेप्ट 1 लाइन डेफिनेशन याद रखें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? और हमारा एम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक? समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा। अब देखिए, जब हम आएंगे अगले टर्म पे जो कि है वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें हम दोनों टर्म्स की वॉल्यूम लेंगे, यानी कि हम सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूट की भी वॉल्यूम लेंगे। क्या? बहुत बढ़िया। सॉल्वेंट फाइंड करना तो हम क्या करेंगे? सुनिए, जो हमारा सॉल्यूशन है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमारा मिलके बना है, अगर हम ऐसे लिखे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अगर हम पिछले वाले में चले परसेंटेज वेट बाय वेट में, तो वहां हम 100 ग्राम सोल्यूशन मान रहे थे। हमारा x ग्राम, अगर मान लो x ग्राम परसेंट वेट बाय वेट है, x ग्राम मान लो, तो 100 ग्राम हमने सोल्यूशन माना, x ग्राम हमारा परसेंट वेट बाय वेट है, यानी कि x ग्राम सोल्यूट उसमें आ गया। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल वी हैव x परसेंट वेट बाय वेट सोल्यूशन। ठीक है? अब इसमें मैं लिख रहा हूं क्या? मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम हम मान रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट बताइए। x ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए। शानदार, 100 माइनस x ग्राम। क्यों? क्योंकि यहां 100 है, यहां x हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो 100 माइनस। ठीक है? सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं आराम से। अच्छा, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करेंगे कि हम सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में लिखेंगे, सॉल्वेंट को भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में लिखेंगे। वहां हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में, सॉल्यूट को भी ग्राम में लिख रहे थे, यानी कि वेट में, और सॉल्यूशन को भी वेट में लिख रहे थे। यहां हम दोनों को किस में लिखेंगे? वॉल्यूम में। यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अगर x परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, इट मींस x ml of solute is dissolved in 100 ml of solution. x ml of solute is dissolved in 100 ml of solution. देखिएगा, इसका मतलब है x ml of solute is dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। डेफिनेशन पे हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप हमेशा डेफिनेशन पे जाएंगे। x ml of solute is dissolved in 100 ml of solution. इसका हमें फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए हमें इसका फॉर्मूला लिखना है इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सीधी बात, लिख लीजिए, लिखिए।
बहुत इंट्यूटिव चीज़ है, आपको खुद आ सकती है ये चीज़। लिखा जाए भाई, लिखा जाए, यहां मैं लिख दे रहा हूं x% V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां भी वो चीज कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लो 100 ml मैंने मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा x ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस x ml। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो ऊपर रहता है वो सॉल्यूट का रहता है, नीचे रहता है सॉल्वेंट का रहता है। यानी कि यहां पे हम सॉल्यूट को मास में डिफाइन करेंगे और सॉल्यूशन को वॉल्यूम में डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट को मास में डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को वॉल्यूम में डिफाइन करेंगे। यानी कि अगर मैंने बोल दिया वी हैव x% weight by volume solution, we have x% weight by volume solution, it means 100 ml of solution में x grams solute, 100 ml of solution में x gram of solute। सबको समझ में आ रहा है? 100 ml of solution में x gram solute। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। शानदार, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? किसी को अगर ना समझ में आए कोई हिचकिचाए ना, कोई शर्माए ना। आप जितनी बार बोलेंगे फिर से रिपीट कर दूंगा, पर सब लोग समझते हुए चलिएगा। इसकी यूनिट, परसेंटेज की क्या यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं होती। परसेंटेज, हाँ बात तो सही है आपकी। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग यूनिट में केवल 3 या 4 टर्म्स लिखते हैं। वो होती है मोलैरिटी और पार्ट्स पर मिलियन। बाकी टर्म्स यूनिटलेस होती हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो गया? आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। कितने लोगों ने वो बड़े बड़े वो देखे हैं जो स्क्रीन से नहीं लगे रहते हैं, स्क्रीन बोले, बोर्ड बोले, क्या बोले, जो कि वो पॉल्यूटेंट्स का लेवल बताते रहते हैं रोड्स पे। कोई अच्छा ये बताइए, किसी ने मतलब मेरा कॉलेज देखा है MNIT? कोई उस साइड आया है? आए हैं आप उस साइड? जब आप कौन सा चौराहा है, यमुना गेट वाला चौराहा आपने देखा है? एक स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, उस पर वो लाइव ट्रैकिंग होती रहती है कि अभी एयर में ये पॉल्यूटेंट्स हैं और उसकी इतनी इतनी मात्रा है। वो जो मात्राएं होती हैं वो जो कंसंट्रेशन होती हैं वो किस यूनिट में नापी जाती हैं? ppm में। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में, अच्छा ये हमारा ये एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास हवा है, क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? मतलब पता चल रहा है कि हमारे पास कुछ है? नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब सुबह सुबह घरों में धूप की रेज आती हैं तो डस्ट ऐसे दिखता है ना, कई बार डस्ट दिखता होगा आपको, या फिर आप अंधेरे में टॉर्च जला दो तो आपको दिखेगा कि डस्ट है, पर आप वही टॉर्च बंद कर दो, नॉर्मल लाइट जलाओ, क्या आपको दिखेगा?
ए दिखेगा, क्योंकि वो जो डस्ट है या वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी चीजें हैं इस एयर में, वो एयर के अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। एयर के अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत, दे आर वेरी स्कैर्स इन अमाउंट। स्कैर्स एक शब्द यूज किया जाता है, स्कैर्स, बहुत ही ज्यादा छोटी अमाउंट है। तो इसलिए पार्ट्स पर मिलियन जैसी क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है? ppm इज इक्वल टू पार्ट्स या फिर मास ऑफ सल्यूट अपॉन पार्ट्स या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। मतलब आप समझिए ये कुछ ऐसा है कि आप 1 चम्मच चीनी डाल दो एक बड़ी सी नदी में, और फिर हम जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन निकालें। 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 चम्मच चीनी का क्या मतलब है? 5 से 10 ग्राम चीनी एक बड़ी सी नदी में। समझ लो उस बड़ी सी नदी में जो पानी है उसका कितना वेट होगा? बहुत सारा, बहुत ज्यादा भाई, लाखों लीटर। भाई 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख। 10 लाख। तो कुछ वैसा है कि आप एक नदी में 1 चम्मच चीनी डाल दो और फिर उसकी कंसंट्रेशन निकालो, यानी कि पार्ट्स या मास ऑफ सल्यूट। कई बार पार्ट्स ऑफ सल्यूट लिखा जाता है क्वेश्चन में, या फिर पार्ट्स या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। एक और टर्म यूज किया जाता है जो कि है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। सेम चीज है, बस आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। कोई दिक्कत किसी को? यूज कहां पे आता है पता चल गया? एयर पॉल्यूटेंट्स वगैरह नापने में सबसे ज्यादा इसका यूज आता है, या फिर वाटर पॉल्यूटेंट्स भी नाप सकते हैं, जो भी है। मोल फ्रैक्शन इस पूरे चैप्टर का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। मोल फ्रैक्शन क्या समझ में आ रहा है आपको इन दोनों शब्दों से, मोल और फ्रैक्शन? मोल तो हो गए, मोल्स। अच्छा, मोल की डेफिनेशन बताइए। मोल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ही बता दीजिए चलिए। हाँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाइस, गुड। क्या आप ऐसे मोल्स निकाल लेंगे किसी भी चीज का? हमें अगर गिवन वेट दिया रहा है उस सब्सटेंस का और हमें मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं उस सब्सटेंस के? अच्छा, फ्रैक्शन से क्या समझ रहे हैं? फ्रैक्शन क्या होता है? क्या क्या क्या? एक मिनट, आपने बोला है सेम क्वांटिटी अपॉन सेम क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, चलिए इस पे अभी चर्चा करते हैं। और आपने बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इस पे भी चर्चा करते हैं, रुकिए। पहले इन्होंने जो बोला इंटरेस्टिंग बात है, सेम क्वांटिटी अपॉन सेम क्वांटिटी। अच्छा, सेम क्वांटिटी, मान लीजिए मैं ले रहा हूं 30 किलो आटा अपॉन 20 किलो आटा, ठीक है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। ये क्या चलने लगा? अच्छा, ज्यादा प्रेस कर दीजिए। फ्रैक्शन, ओके। यहां पे जब हम फ्रैक्शन लेंगे वो हमेशा 1 से कम आएगा।
मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इससे, x से। x या इसको कई लोग बोलते हैं चाय, CHI, चाय। ये मतलब नॉर्मल x नहीं है। जैसे नॉर्मल x हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे बनता है, देखिए, समझ रहे? कैसे बनता है चाय। तो हम नॉर्मल x बनाएं, कैसे भी बनाएं, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, हमारी आपस की बीच की बात। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई भी कंपोनेंट। हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स of all components, moles of that component upon total moles of all components in solution। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में रहेंगे और ऊपर क्या रहेगा? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो उस चीज से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उस कंपोनेंट का। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के टोटल मोल्स आप नहीं निकाल सकते। आपको बताऊंगा क्यों। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए क्लियर करते हैं, ये पूरा आपने लिख लिया, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करने जाएंगे तो अभी 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इससे बढ़िया इसी को क्लियर कर। क्या? अच्छा हाँ यार, ये तुम सही बताया, लेकिन चलो अब ये कर लिया, गुड। मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत गंवार हूँ, सॉरी। मेरा फ़ोन देख लो, प्राचीन ज़माने का, ये 5 साल पुराना फ़ोन है, मैं अभी तक चला रहा हूँ। और इसके बाद मैं डब्बा वाला फ़ोन यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को फ़ोन वोन भी यूज़ करना आता नहीं कुछ खास। दुख की बात सुनिए। वाह, मैंने क्यों किया ये? सुनिए मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन हम लोग चर्चा कर रहे थे। मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए हमने कोई सोल्यूशन लिया, कोई भी सोल्यूशन, उसमें हमने 10 कंपोनेंट डाल दिए, A B C D E F G, इसके बाद क्या आता है? H I J। 10 कंपोनेंट डाल दिए, यही तक हुआ ना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे हर कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स दी हुई है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1, 5, 6, 4, 2, 1, ऐसे कुछ दिया हुआ। मुझे ये निकालना है कि B का मोल फ्रैक्शन क्या है। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि B का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो ये बात, मैं लिखूंगा XB या चाहे भी, जो भी आप बोलना चाहें, XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि 1 + 2 + 3 + 1 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1, यही तो हुआ। तो 1 + 2 3 3 3 6 7 12 18 22
24, 25 टोटल मोल्स, यानी कि 2/25, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल गया। अच्छा चलिए, क्या गया, जी का कंसंट्रेशन नहीं लिखा है क्या? 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 6, नहीं 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 6, अच्छा जी का नहीं लिखा है क्या? जी का मान लो लिख लो 5, ठीक है। तो ये कहाँ, ये क्या हो गया 30। अच्छा, अब मैंने कैसे निकाला ये समझ में आया है? समझ में आया है? ये एग्जांपल लिखिए, आप लोग लिखिए और सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालिए, सारे ए से लेके जे तक सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालिए, जल्दी क्विक। यानी कि मेरे को XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, सबकी वैल्यू चाहिए, सबका बदला लेगा रे तेरा अफसर, सबका, सबकी वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया ना? लाइन से सबकी वैल्यू आ गई, सबकी, गुड। जब सबका आ जाए तो बताइएगा। कुछ नहीं करना, टोटल मोल हमने देख ही लिए 30 है, जो सबके मोल है लिखते जाओ बस, 1/30, 2/30, 3/30, 1/30, 5/30, ऐसे लिखते जाओ, कुछ नहीं करना। मोल फ्रैक्शन निकालना तो बहुत चुटकी उभर का खेल है। क्या आपने सबकी वैल्यू निकाल ली है? निकाल ली है? अब एक काम करिए, मेरा काम यह है कि सबको ऐड करके बताइए। सबको ऐड करिए। जब हम किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट के इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1। हमेशा क्या आएगा? यूनिटी 1। क्यों? क्यों? क्या गया? क्या बोल रहे? क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है। अच्छा, तो फ्रैक्शन होने से इसका क्या लेना देना? जैसे मैं आपकी बात समझा नहीं, एक्सप्लेन करिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? ए का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। बी का क्या कर रहे हैं? बी का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। सी के लिए सी का मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल। ठीक है, जब हम इन सबको ऐड करना है तो क्या सबका डिनोमिनेटर कॉमन है? टोटल मोल। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? ए का मोल प्लस बी का मोल प्लस सी का मोल प्लस डी का मोल ई का मोल से लेके जे तक का मोल। तो ये सारे मोल भी तो ऐड हो जा रहे हैं, और वो जब सारे मोल ऐड हो रहे हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? टोटल मोल के। तो टोटल मोल अपॉन टोटल मोल
इसीलिए जब किसी भी एक सोल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आया है? पक्की बात, क्लियर? आइए 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 अगले कंसंट्रेशन टर्म पे चले। मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में तो फिर भी थोड़ी कम, आगे के हर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में यूज है। मोलैरिटी भाई साहब होता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मेरे साथ पूरा बोलना है, पूरा बोलिए। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस इतनी सी डेफिनेशन से आप मोलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, आगे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन करेंगे। मोलैलिटी, अब आपको थोड़ा सा अंतर पता चलेगा। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम इज, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वहां पे किस चीज से डिनोट करते थे? कैपिटल एम से। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बाकी सबसे अलग है, यहां पे सॉल्यूशन का ना यूज करके सॉल्वेंट का यूज किया गया है। तो मोलैलिटी में है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। बात ये है, इसको ऐसे याद रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पूरा पूरा बोलेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या सबको क्लियर है? सारे कंसंट्रेशन टर्म के वन लाइन की डेफिनेशन फिर से आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, x ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या आया था? ppm, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ppb, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, लीटर याद रखिएगा। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इतना याद हो गया? हा हा हा, लग जाइए अपने काम पे। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। एक करके दिखाऊं, एक करके दिखाऊं फिर करेंगे, या पहले 1 मिनट ट्राई कर लीजिए? हाँ, 1 मिनट ट्राई कर लीजिए, उसके बाद करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। और बहुत आसान चीज है, बहुत आसान।
सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एग्जाम्पल नंबर मेंशन करिए, सॉल्व करते जाइए बस। देखते हैं आंसर, देखते हैं, अभी मेरे को आंसर नहीं पता, देखते हैं। चलिए मैं मेरी आवाज़, चलिए मैं आपके साथ में सॉल्व करता हूँ, और देखिएगा मैं डेफिनेशन से सॉल्व करूँगा सब कुछ। मेरे को बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, और सोल्यूशन के बारे में दे रखा है 20% C2H6O2 बाई मास। ठीक है मेरे भाई, ये बताइए 20% C2H6O2 बाई मास का मतलब है 20% वेट बाई वेट सोल्यूशन, बाई मास सोल्यूशन का मतलब है बाई वेट सोल्यूशन, यानी कि 20% वेट बाई वेट सोल्यूशन। क्या मैं इस लाइन से ये लिख सकता हूं कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम C2H6O2 है? क्या मैं इस लाइन से ये लिख सकता हूं 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम C2H6O2 है? यही तो मैंने बताया था कि जब बोला जाएगा X% वेट बाई वेट, X% बाई मास, तो मैं लिखूंगा 100 ग्राम सोल्यूशन में X ग्राम ये। तो इस लाइन से मैंने लिखा 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम C2H6O2 है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, ध्यान से। 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम C2H6O2 है, तो रेस्ट जो होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट, यानी कि 80 ग्राम सॉल्वेंट है। अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम सॉल्वेंट किसको मानेंगे? पानी को। कुछ नहीं दिया तो, यानी कि इट इज 80 ग्राम वाटर एंड 20 ग्राम C2H6O2। ओके, अब मेरे भाई ये बताइए मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल चीज क्या है इसमें? वाटर और C2H6O2, दो ही तो कंपोनेंट है इसमें, वाटर है और C2H6O2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ C2H6O2, ये लिखू ना? मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ C2H6O2 विच इज, बताइए बताइए भाई, मोल्स ऑफ C2H6O2 20, यानी कि गिवन वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए C2H6O2, 12 2 24, 24 और 6 30, 30 और 32 62 ना? किसी को मोलर वेट निकालने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये हो गए मोल्स ऑफ C2H6O2। मोल्स ऑफ H2O 18, सॉरी भाई 80 ग्राम दे रखा है ना, तो गिवन वेट तो 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 प्लस 20/62। कैलकुलेट करिए कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर से करिए, हाथ से करिए, सीखने के लिए भी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
20/62 divided by 80 divided by 18 प्लस क्या 0.068। आप ऐसा बोल रहे हैं, बढ़िया। हाँ भाई 0.067 068 भाई भाई, हाँ ठीक है, हाँ गुड गुड गुड। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? क्या मैंने इसमें केवल डेफिनेशन का यूज किया है? भाई ये स्टेटमेंट लिखी थी 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, क्या मैंने इससे सीधे लिख लिया 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम C2H6O2? इतना लिख लिया मैंने वन लाइन में। तो मेरे को पता चल गया 80 ग्राम तो वाटर होगा, 20 ग्राम ये है। फिर मैंने दोनों के मोल्स निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। कहीं भी मैं डेफिनेशन से नहीं हटूंगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में कहीं भी डेफिनेशन से नहीं हटूंगा, और सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया सोल्यूशन? सबको? किया जाए। किया जाए, करिए। मैं करूं साथ में? मैं करूं? ओके। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैरिटी यानी कैपिटल एम हमें बताना, पढ़ते चलिए बस मेरे साथ। कैपिटल एम हमें बताना ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें देखिए दे क्या रखा है। क्या हमें दे रखा है? वेट ऑफ NaOH, यानी कि क्या हमें वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है विच इज 5 ग्राम। क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं? मोल्स निकाल सकता हूं इसके? तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए? वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट, यानी कि 5 अपॉन इसका मोलर वेट होता है 40, Na का होता है 23, O का 16, H का 1, 23 + 1 24 + 16 40। ठीक है, मोलर वेट निकालेंगे सब लोग, पक्का हो गया। मोल्स ऑफ NaOH हो गया वेट अपॉन मोलर वेट विच इज 5 अपॉन 40, 5 अपॉन 40 इज, ये 8 से कटेगा तो 1/8, 1/8 मोल्स। यहां तक निकल गया भाई साहब। अब हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना दे रखा है? 450 ml। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, मोलैरिटी कैपिटल M क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हमने निकाल लिया है? निकाल लिया ना? निकाल लिया। 1/8 डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर इन लीटर चाहिए। यहां तो ml में है, यहां तो ml में है, क्या हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई 1000 से डिवाइड करके ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/8 हमने निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा आ गया 0.450। क्या ये हम सॉल्व कर लेंगे? 1/8 डिवाइड बाई 0.450, करिए करिए सॉल्व करिए, कितना रहा? 0.27, और जब ये आ जाता है तो इसके आगे m लगा देते हैं, कैपिटल M, मोलर। 0.27 मोलर सोल्यूशन। बताइए किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या किया है मैंने। हमें निकालना था कैपिटल M, यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फिर से, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या हमें NaOH का मास दिया है? NaOH का मास दिया है, सोल्यूट का मास दिया है। क्या मैं उसका मोल्स निकाल सकता हूं? मुझे मोल्स उसके निकालने, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? हमें उसका मोलर वेट पता है, मास पता है, क्यों नहीं निकाल सकते? तो 5/40 उसका मोल्स निकल गया, 1/8 निकला। भाई साहब निकला, निकला ना। फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हमें दे रखा है पहले से? हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 450 ml दे रखा है कि हमें बस उसको लीटर में बदलना है, मोलैरिटी में यूज करने को। तो 450 डिवाइड बाय 1000, 0.45 लीटर आ गया, 0.45 लीटर आ गया, आया ना। तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1/8 डिवाइड बाय 0.450, विच इज, और आगे मोलर लगा देंगे साइन में, ये आ गई इसकी मोलैरिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अबू भाई साहब, कोई दिक्कत? अगर सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया, सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया? करिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन। डेफिनेशन पे जाइए बस, जो डेफिनेशन आपको बताई गई है। हाँ। करिए करिए, ट्राई करिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्या यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये इथेनोइक एसिड यहाँ पे सल्यूट है और बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है? हमें क्या निकालनी है?
स्मॉल एम, मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम कैसे निकलती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यही एक टर्म है जिसमें सॉल्वेंट का मास लेते हैं या सॉल्वेंट का कोई भी प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अच्छा, क्या मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे दिए हुए डेटा से निकाल सकता हूं? मुझे गिवन वेट दे रखा है इथेनोइक एसिड का, क्या मुझे मास पता है इथेनोइक एसिड का मोलर मास? निकाल सकते हैं। CH3COOH इसका मोलर मास आता है 60 C 12 + 12 24 24 + 4 28 28 + 32 60, ठीक है। मोलर मास 60 आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करते हैं? गिवन मास 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास 60, इससे आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या हमें जो सॉल्वेंट यूज किया गया उसका मास दिया है? दिया है मास, पर किसमें दिया है? ग्राम में दिया है। मुझे किसमें चाहिए? केजी में। तो क्या मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं? 0.075 1000 से डिवाइड करके। भाई 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सबको पता, सबको पता। यानी कि 1 ग्राम विल बी 0.001 kg, 75 ग्राम विल बी 0.075 kg। तो क्या इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलैलिटी आ जाएगी 2.5/60 डिवाइड बाई 0.075 0.55, और आंसर निकलने के बाद स्मॉल एम लगा देंगे। मोलैलिटी। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? आगे क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे या करने चाहेंगे आप लोग? अगर करना चाहें तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, वैसे क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। पर एक आध रुकिए, कोई देख लेता हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिए ट्राई, या मैं बता दूँ। मास परसेंटेज नॉर्मल। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 2.1 से लेके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के 2.1 से लेके 2.5 तक आप लोग ट्राई करके आएंगे, ठीक है। क्या? हाँ, एनसीईआरटी में आपके पास नहीं है? अरे आप गूगल पे पीडीएफ डालिएगा, एनसीईआरटी पीडीएफ लिक्विड सोल्यूशन वगैरह कुछ आ जाएगा। और नहीं आएगा, मैं ये स्लाइड्स आपके पास भेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से आप देखिए कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाए। अगले टर्म से हम लोग मतलब कल हम लोग क्लास है ना? हाँ, कल क्लास है। कल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, और हम लोग देखेंगे कि जब हम पानी में चीनी या ऑक्सीजन मिलाते हैं तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। कितनी चीनी मिलाई जा सकती है एक गिवन टेम्परेचर पे और गिवन प्रेशर पे, और कितनी ऑक्सीजन मिलाई जा सकती है। चीनी मिलाना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या प्रेशर पे? ऑक्सीजन मिलाना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा प्रेशर पे? वो सब देखेंगे। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें 11th की हैं। इसको मैं कैसे भेजूं? मेरे को ये सीखना पड़ेगा यार। मान लो मैंने कर दिया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट कंपाइल करना होगा।
यार एक ये तो अपने आप ही चल रहा भाई।